आप बेशक क्रोनिक माइग्रेन हेडेक्स के पेशेंट हों, आपके दांतों में दर्द रहता है जिसका मुकम्मल इलाज नहीं करवा रहे, आपको पीरियड्स की पेन हर महीने होती है, या आपके जोड़ों में दर्द रहता है। फाइनली इन सारी दर्दों का कनेक्शन बनना है आपके गुर्दे के मर्ज़ के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पेन मेडिकेशन और उनका इस्तेमाल आपके गुर्दों को डैमेज करता है और आप क्या एहतियाती तदाबीरें कर सकते हैं इस डैमेज से बचने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़ ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपने एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक वाले स्टूडियो से। पिछले दिनों हमारे पास एक पेशेंट आया जो कि ऑफ कोर्स गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला था, लेकिन उसको घुटनों की भी दर्द थी काफ़ी सालों से। मैंने अपने जूनियर डॉक्टर को मरीज़ का चार्ट दिया और कहा कि इस चार्ट को एक्सप्लोर करके मुझे बताएं कि इस मरीज़ के घुटनों के दर्द का गुर्दे के मर्ज़ से क्या ताल्लुक़ है। खैर कुछ मिनट के बाद चार्ट को ऊपर नीचे अंदर बाहर से अच्छी तरह देख के डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा, ना इस पेशेंट को कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ना इसकी कोई क्रॉनिक कंडीशन है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही। फिर मैंने डॉक्टर साहबा को पॉइंट आउट किया कि इनके सारे प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है डिक्लोफेनिक, और ये मेन कनेक्शन है इनके जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटनों के दर्द का और गुर्दे के मर्ज़ का। क्योंकि पेन किलर्स का इस्तेमाल इन्होंने एक लंबे अरसे तक किया है जो कि फाइनली इनके गुर्दे के मर्ज़ का सबब बना। इस वीडियो के थंबनेल में मैंने सिर्फ एक आधी मेडिसिन का जिक्र किया है, लेकिन बेसिकली आज की वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो उन सारी पेन मेडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि इस क्लास को बिलोंग करती हैं, जिसको हम कहते हैं एनसेड्स, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये स्टेरॉइड्स भी नहीं हैं, लेकिन ये जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और इसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से ये दवाइयाँ एज ए पेन किलर यानी कि दर्द को ख़त्म करने वाली दवाइयों के तौर पर यूज़ होती हैं, एज एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सोजिश को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और एज एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन दवाइयों को इनके स्ट्रक्चर की बेस पर 4 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। इनमें सबसे पहला और कॉमन तरीन ग्रुप है फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। इनमें सारी कॉमन दवाइयाँ आती हैं जैसे ब्रूफिन, नेप्रोक्सिन वगैरह। दूसरा ग्रुप है फिनाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें हमारी दूसरी कॉमन दवाइयाँ आती हैं जैसे कि डेक्लोफेनिक। तीसरा ग्रुप है इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें हमारी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग दवाई आती है जिसको हम इंडोमेथासिन कहते हैं, और ये सीवियर केसेस में इस्तेमाल की जाती है। चौथा ग्रुप आता है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिनको हम ऑक्सीकैम्स भी कहते हैं, और ये दवाइयाँ हम कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी बड़े स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होते हैं। और एक पांचवा ग्रुप जो ओवरऑल सेफ है गुर्दे के लिए वो है सैलिसाइलेट्स, जिसमें हमारी सबसे कॉमन दवाइयाँ अमेरिका में एसिटामिनोफिन और पाकिस्तान इंडिया में पैरासीटामोल आती हैं। लेकिन ये जो पांचवा ग्रुप है आता ये पेन किलर और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में है, लेकिन ये गुर्दों के लिए उतना डैमेजिंग नहीं है जैसा कि बाकी 4 ग्रुप हैं। और जो आज की ज़्यादा डिस्कशन होगी वो पहले 4 ग्रुप को बिलोंग करती है, पांचवा ग्रुप उस डिस्कशन में नहीं आता। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये दवाई कैसे अपना सफ़र करती है आपके इनटेक से लेकर पेशाब के रास्ते बाहर निकलने तक। तो कहते हैं कि मुंह में डालते ही ये दवाई थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, लेकिन बेसिकली मेन इसकी एब्जॉर्प्शन होती है स्टमक में पहुंचकर। उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर ये दवाई पहुंचती है लिवर में यानी कि जिगर में। वहाँ पर इसकी कन्वर्जन होती है एक्टिव मेटाबोलाइट्स में, और वहाँ से फिर ये दवाई खून के ज़रिए जिस्म के बाकी हिस्सों में पहुँचती है। बाकी हिस्सों में पहुंचकर ये करती क्या है ये हम अभी अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये दवाई जिस्म से बाहर कैसे निकलती है। अब ये मेडिसिन जो आपने मुंह के रास्ते ली, ये तकरीबन 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर खून में मुकम्मल तौर तक पेनिट्रेट कर चुकी होती है, और जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ साथ गुर्दे तक भी पहुंच जाती है। और गुर्दे का मेन काम है इस दवाई को जिस्म से बाहर निकालना। इसकी इतनी अहमियत है कि ये दवाई तकरीबन 90-95% गुर्दे के रास्ते ही जिस्म से बाहर निकलती है। बाकी 4-5% जो है वो बहाने के रास्ते बाहर निकलती है। इसलिए
इस दवाई का गुर्दे पर बड़ा अहम असर होता है और दवाई लेने के 24 घंटे के अंदर अंदर ये मेडिसिन जिस्म में से मुकम्मल तौर पर खारिज हो चुकी होती है। हमारे जिस्म में डिक्लोफेनिक या ब्रोफिन की वजह से जो मेजर चेंजेस आती हैं, इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स और इसके एडवर्स इफेक्ट, उनको समझने के लिए हमने एक स्कीम में से गुजरना है, कि एल्गोरिदम में से गुजरना है, जिसको कहते हैं अराकिडोनिक एसिड कैस्केड। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इस साइड पे है साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और दूसरी साइड पे है साइक्लोऑक्सीजनेज 2। नॉर्मली इन दोनों एंजाइम का काम होता है ये नीचे वाली चीज़ें प्रोड्यूस करना। राइट साइड पे जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हम कहते हैं प्रोस्टेनॉइड्स, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सेन। इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इन्हीं ने आपके ब्लड वेसल को कंट्रोल करना होता है, इन्हीं ने आपकी जो प्लेटलेट फंक्शन है उनमें हेल्प करनी होती है, जो हमारी खून की शरीयानें हैं उनके सिकुड़ने और फैलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ आ जाता है साइक्लोऑक्सीजनेज 2 पाथवे, जो कि ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस करता है। अब ये जो कॉक्स 1 वाला पाथवे है ये हर वक्त एक्टिव होता है और ये बॉडी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है और ये जिस्म की होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने में हर वक्त एक्टिव रहता है। ये जो दूसरा पाथवे है ये सिर्फ उस वक्त एक्टिव होता है जब जिस्म में कोई इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, कोई डैमेज हो रहा होता है। जब हम ब्रोफिन या डेक्लोफेनिक लेते हैं तो वो इस अराकिडोनिक एसिड कैस्केड को ब्लॉक करते हैं। उन्होंने कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम को रोकना होता है। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो इन्फ्लेमेशन वाला पाथवे है वो रुक जाता है, हमारी सोजिश कम हो जाती है, आपके जोड़ों में दर्द कम हो जाती है, बुखार नीचे आ जाता है। लेकिन ये जो कॉक्स 1 वाला पाथवे है जो कि अननेसेसरीली रुक जाता है, क्योंकि हम इन एनसेड्स को, इन दवाइयों को ये नहीं कह सकते कि तुम इस वाले पाथवे को रोक दो और इसको ना रोको। तो जब ये कॉक्स 1 वाले पाथवे को ब्लॉक करते हैं तो जो सारे बेनिफिशियल हमारी चीज़ें हो रही होती हैं बॉडी में, उनको डैमेज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारी वीडियोस ज़्यादा गुर्दे पर फोकस्ड हैं, इसलिए मेन तो मैं वीडियो का सेक्शन करूँगा गुर्दे पर होने वाले डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स को। लेकिन एक मेन चीज़ जो गुर्दे के अलावा बड़ी अहम है इन दवाइयों से, जो कि जिस्म में डैमेज होती है, वो है हमारी स्टमक की लाइनिंग, यानी कि मैदे की लाइनिंग। जो ये कॉक्स 1 पाथवे है, इसके जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट हो रहे हैं, ये हमारे मैदे की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आपको पता है हमारे मैदे में बड़ी सीवियर किस्म की तेज़ाबियत होती है और ये तेज़ाब इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप इसको किसी चीज़ पर रखें तो वो पिघल जाए। तो क्या वजह है कि हमारे मैदे का तेज़ाब अपने ही जिस्म को नहीं खा लेता? वो इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से होता है जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेंटेन करते हैं। जब हम ब्रोफिन या डिक्लोफेनिक लंबे अरसे के लिए लेते हैं तो ये प्रोटेक्टिव लाइनिंग डैमेज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा मैदे का अपना ही तेज़ाब है वो मैदे को खाना शुरू कर देता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और सीवियर केसेस में अल्सर भी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे बड़े और सबसे अहम हिस्से की तरफ, और वो है इन दवाइयों की वजह से होने वाला गुर्दे का डैमेज। और गुर्दे के लेवल पर इन दवाइयों को समझने के लिए सबसे पहले हम ये गुर्दे की एक बड़ी तस्वीर देखते हैं और इसको थोड़ी डेप्थ में लेकर समझने की कोशिश करते हैं। गुर्दे के अंदर आकर खून की शरीयानें बहुत सी छोटी छोटी शरीयानों में डिवाइड हो जाती हैं और इनका कैपिलरी से पहले एक लेवल होता है आर्टरियोल। ये जो आर्टरियोल शरीयानें हैं ये ज़्यादातर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं और इसी के लेवल पर ये कॉक्स 1 और 2 वाले जो पाथवेज हैं वो काम करते हैं। और जब हम ये दवाइयाँ लेते हैं तो यही वो आर्टरियोल्स हैं जिनके लेवल पर ज़्यादा डैमेज होना शुरू होता है। गुर्दे के लेवल पर एनसेड्स 5 तरह का डैमेज कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी की जो मेन वजह है वो यही छोटी छोटी आर्टरियोल्स का ज़्यादा नैरो हो जाना, और स्पेशली हमारे जो ग्लोमेरुलस हैं जिनके के एंट्री और एग्ज़िट वाली वेसल्स को हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आप उसको अच्छी तरह समझना चाहें तो आपको वो वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, मैं यहाँ उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। बहरहाल ग्लोमेरुलस का ये जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट होता है इसके लेवल पर
नैरोइंग से बॉडी ब्लड प्रेशर और गुर्दे के ब्लड फ्लो को मेंटेन करती है। और जब हम एनसेड्स खाते हैं तो इन आर्टरियोल्स का एफरंट और ईफरंट आर्टरियोल्स का सुराख ज़्यादा तंग हो जाता है, गुर्दे को खून की सप्लाई मुतासर होती है, जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है। अब आप सवाल पूछेंगे कि हर मरीज़ को ये क्यों नहीं हो जाती। उसकी वजह यह है कि ये रिस्क फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक्यूट किडनी इंजरी होने का चांस उन लोगों में ज़्यादा होता है जो पहले ही रिस्क पे हैं। अब रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर हैं एल्डरली, यानी कि बूढ़े लोग जिनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म पहले ही एक्टिवेटेड हैं, हार्ट के मरीज़, दिल के मरीज़, इसी तरह डायबिटीज़ वाले मरीज़, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उनकी ये जो एफरंट और ईफरंट आर्टरियोल्स हैं ग्लोमेरुलस वाली, वो पहले ही तंग हुई होती हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ और इसी तरह वो मरीज़ जो दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे कि लाइसिक्स या लोसार्टन, लिसिनोप्रिल वगैरह, इन सारे मरीज़ों में ज़्यादा रिस्क होता है कि एनसेड्स जाके जब इन वेसल्स पर एक्ट करेंगी तो इनको एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी। लेकिन लकीली ये एक्यूट किडनी इंजरी रिवर्सिबल होती है और अगर आप टाइमली इन दवाइयों को बंद कर दें तो आपका गुर्दा फिर नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। दूसरा बड़ा डैमेज जो ये दवाइयाँ गुर्दे के सिलसिले में कर सकती हैं उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। अब ये इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस एक्यूट भी हो सकता है, यानी कि अचानक आप हाई डोज में एनसेड्स इस्तेमाल कर रहे थे, ब्रूफिन 600 मिलीग्राम 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा दिन में ले रहे थे और 5-10-15 दिन ले रहे थे, तो अचानक आपको रिएक्शन हो सकता है। आपके अंदर जो ऑटोइम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो सकता है और वो जाके गुर्दे को डैमेज करता है। यूजुअली इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत फीवर भी हो सकता है, रैश भी हो सकता है, क्योंकि ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है इस दवाई की वजह से ये पूरे जिस्म में होता है, पर इसका जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो गुर्दे को होता है और ये रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है, यानी कि आपका गुर्दा हो सकता है परमानेंट तौर पर डैमेज हो जाए। उसके बाद इसी तरह का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्रॉनिक लेवल पे भी हो सकता है, यानी कि आप लो डोज में ब्रूफिन, डेक्लोफेनिक वगैरह खा रहे थे और आपको पता नहीं चला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको गुर्दे का मर्ज हो गया और इन पेशेंट्स में अगर हम गुर्दे की बायोप्सी करेंगे तो हमें क्रोनिक इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन नज़र आएगी और इसको कहते हैं क्रॉनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस या क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ये दवाइयाँ गुर्दे के मरीज़ के लिए जो तीसरा बड़ा डैमेज करती हैं वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो हमें नहीं पता, मे बी यही इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस चल रहा है, मे बी कुछ और डैमेज हो रहा है गुर्दे को, उसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें नहीं पता। लेकिन ये रिसर्च से साबित शुदा है कि अगर आप इन दवाइयों का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करें, साल हर साल करते रहें, तो फाइनली ये गुर्दे में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टार्ट करा देती हैं, फाइब्रोसिस स्टार्ट करा देती हैं, जो कि फिर प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है और ये दवाई रोकने के बाद भी वो प्रोसेस रिवर्स नहीं होता। आप अच्छी मैनेजमेंट करके उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये वही क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बन जाती है जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर से होती है, डायबिटीज़ से होती है या दूसरे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से होती है। ये दवाइयाँ गुर्दे के सिलसिले में जो चौथा बड़ा डैमेज करती हैं वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होती है इन दवाइयों की डायरेक्ट टॉक्सिसिटी की वजह से ग्लोमेरुलस के लेवल पे। अब ये ब्लड वेसल वो जो हमने नैरोइंग या सुराख की तंगी को डिस्कस किया था, यहाँ वो नहीं हो रहा। रिसर्च ने साबित किया है कि ब्रूफिन, डिक्लोफेनिक और इस क्लास की बाकी जो सारी दवाइयाँ हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के लेवल पे डैमेजिंग हैं, कि हमारा जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर जितने भी सेल हैं उनको ये थोड़ा बहुत डैमेज करती हैं और क्योंकि उन सेल्स और खुलियों ने मिलकर ही बेसमेंट मेम्ब्रेन बनानी होती है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी जाके डैमेज करती हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन की ख़राबी की वजह से जो दो बड़े मसले हम बायोप्सी पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि इन अद्वियात की वजह से होते हैं, उनमें पहला है मिनिमल चेंज डिजीज़, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत ही पतली हो जाती है, और दूसरा है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपॉजिट्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और इन दोनों की वजह से प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है पेशाब में और आपको नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया आ जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये भी रिवर्सिबल किस्म का डैमेज है और यही वजह है कि जब हम मिनिमल चेन डिजीज़ का पेशेंट देखते हैं
मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का पेशेंट देखते हैं तो उससे पहला सवाल ये करते हैं कि आप कोई बहुत ज़्यादा हाई डोज में लंबे अरसे के लिए ब्रोफिन डिक्लोफेनिक वगैरह तो नहीं थे ले रहे, क्योंकि अगर वो ले रहे हैं तो मोस्ट लाइकली मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी उसकी वजह से होती है। और हम पेशेंट को कहते हैं कि ये दवाई बंद कर दें और देखते हैं कि अगले 3 से 6 महीने में आपका डैमेज रिवर्स होके आपकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया बेहतर होता है कि नहीं। गुर्दे के सिलसिले में पांचवा बड़ा डैमेज जो ये दवाइयाँ करती हैं वो है ब्लड प्रेशर का कंट्रोल और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टर्बेंस। मैंने इन सब को इकट्ठा करके एक ही ग्रुप में इसलिए डाल दिया है कि ये सटल डिफरेंसेस होते हैं और ये यूजुअली उन मरीज़ों में देखने में मिलते हैं जिनको पहले ही गुर्दे का मर्ज़ है, पहले ही उनका ब्लड प्रेशर अच्छी तरह कंट्रोल नहीं है, या उनको पहले ही जिगर का मर्ज़ है। आम पॉपुलेशन में ये साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन जिन मरीज़ों में गुर्दे का मर्ज़ होता है, जिगर का मर्ज़ होता है, हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, वो पेशेंट जब ये ब्रूफेन या डाइक्लोफेनिक वगैरह लेते हैं स्पेशली हाई डोजेज़ में, तो उनका फ्लूइड बैलेंस ख़राब हो जाता है, वो फ्लूइड ओवरलोड में चले जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ख़राब हो जाता है। अगर पहले वेल कंट्रोल था तो अब ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू कर देगा। और ये सारी चेंजेस भी उसी एराकिडोनिक एसिड कैस्केड से रिलेटेड हैं जिसमें कॉक्स 1 की जो साइड थी उसने फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को गुर्दे या ट्यूब्यूल के लेवल पे बैलेंस करके रखा हुआ था। अब क्योंकि ब्रोफेन डेक्लोफेनिक ने एनसेड्स ने इस पाथवे को रोक दिया है, उसने खराबी कर दी है, तो जो बॉडी मेंटेन कर रही थी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वो ख़राब हो गया है और आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और आपके इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम वगैरह ख़राब हो गए हैं। इन सारी डिस्टर्बेंसेस को तस्वीर की शक्ल में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस आर्टिकल से ये तस्वीर बोरो की है जो कि वेल एक्सप्लेन्ड है, और जहाँ मैंने इस आर्टिकल से बाकी बहुत कुछ सीखा वहाँ पे ये तस्वीर भी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने इसको आपके सामने रख दिया है। इसको आप बार बार रिव्यू कर सकते हैं और अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसे गुर्दे और जिगर के मर्ज़ में एनसेड ज़्यादा इस्तेमाल करने से और ख़राबी हो सकती है। अब हम चलते हैं कुछ प्रिकॉशंस की तरफ। तो सबसे पहले तो CKD के पेशेंट को एनसेड्स वगैरह नहीं लेने चाहिए। उसके बाद जो जिगर के मरीज़ हैं उनको भी एनसेड नहीं लेने चाहिए, और उसकी ये वजह नहीं है कि ये जिगर को जाकर डैमेज करते हैं, उसका मेन इशू ये है कि इन दवाइयों की मेटाबॉलिज्म जिगर में होती है, और अगर आपका जिगर काम ना कर रहा हो, इन दवाइयों की मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से ब्लड में इनका लेवल बढ़ जाता है, जिस्म से ये दवाई खारिज करने में मसला होता है और टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगली अहम बात है इस दवाई की मैक्सिमम डोज़। मैक्सिमम डोज़ नॉर्मली 1200 मिलीग्राम पर डे रिकमेंड की जाती है, और ये आप सिर्फ 5 से 7 दिन के स्ट्रेच तक ले सकते हैं, तब तक ये सेव है। उसके बाद आपको डैमेज होना शुरू हो सकता है। अच्छा, इन 5-7 दिनों में भी जो हमारा एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस था वो अचानक हो सकता है, और इसी तरह आपको एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है कुछ डोजेज़ की वजह से ही, स्पेशली अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं है, आप दिल के मरीज़ हैं, आपका वॉल्यूम पहले कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इन मरीज़ों में पहले ही जो अंदर हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंसेस चल रही होती हैं वही वजह बनती है एक्यूट किडनी इंजरी की। कुछ मरीज़ों में जैसे कि गाउट के मरीज़ों में, सीवियर आर्थराइटिस के मरीज़ों में, माइग्रेन के मरीज़ों में इन दवाइयों को एक्यूट पेन के लिए यूज़ करना पड़ता है और बाज़ वक़्त कुछ दिनों के लिए यूज़ करना पड़ता है। उस सिलसिले में आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ मिलके या अपने डॉक्टर के साथ मिलके अपने गुर्दे के फंक्शन को क्लोजली मॉनिटर करके ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने दर्द की वजह से भी तो अपनी ज़िंदगी नहीं हराम कर लेनी, कुछ ना कुछ तो पेन मैनेजमेंट का बंदोबस्त होना चाहिए। तो आप अपने गुर्दे के फंक्शन पर नज़र रखते हुए इन दवाइयों को बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो ही आपको कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आए आपने इन दवाइयों को रोक देना है, और उसके बाद कोई और दर्द की दवाई इस्तेमाल करनी है जिसका कि डायरेक्ट गुर्दे पे कोई असर नहीं है। लेकिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और पेन से रिलेटेड ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं सबसे अहम बात आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी पेन है, जो हमारी दर्द है, उसका एक पेरिफेरल कंपोनेंट होता है, यानी कि जहाँ से दर्द आ रही है जिस्म के हिस्से से, और दूसरा सेंट्रल कंपोनेंट होता है, यानी कि ब्रेन के अंदर उस दर्द को परसीव कैसे किया जाता है। तो दर्द का जो पेरिफेरल वाला पार्ट है, यानी कि जिस्म के हिस्से में जो खराबी है, उसके लिए तो आप और कुछ दवा दारू करेंगे,
लेकिन जो दिमाग के अंदर वाला दर्द का हिस्सा है उसकी मैनेजमेंट के लिए आप अगेन अपनी इमोशनल एनर्जीज यूज़ कर सकते हैं। आप म्यूज़िक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें आप बड़े इंगेज हो जाते हैं और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जैसे कि बुक रीडिंग करना। जो लोग लिखना पसंद करते हैं वो राइटिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचेस कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से जिस्म के अंदर एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं और एंडोर्फिन हमारे नेचुरल पेन किलर्स हैं। यही वजह है कि आप जोड़ों के दर्द में अगर मुब्तला भी हों या आपको जिस्म में कोई दर्दें हों भी, तो जब आप अपनी वर्जिश करते हैं, वॉक करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अगले 30 मिनट घंटे तक आपको कोई दर्द महसूस नहीं होती। और ये वही एंडोर्फिन्स होते हैं जो कि आपकी दर्द को सप्रेस करते हैं, आपको एक हैप्पीनेस की फीलिंग देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि क्या आपको इन दर्द की दवाइयों के खाने की वजह से गुर्दे के मर्ज़ का इशू हुआ और आपने उसको कैसे मैनेज किया। मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक और दवाइयों के ग्रुप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।